सुबह से वह मासूम भूखे पेट कपड़े धो रही थी, जबकि घर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी जहां अमीर खानदान का हर शख्स मौजूद था। गलती से हया उधर चली गई तो सबकी नजरें उस पर जम गईं। शी इज सो ब्यूटीफुल। मीर यजदान शहर का अमीर कबीर एडवोकेट था। उसने कहा, मुझे ये चाहिए। और फिर उसकी सगी फूफी ने पैसों के लालच में उसे निकाह के नाम पर बेच दिया। वह उसे अपने साथ बड़े से बंगले में ले आया और बोला, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट। हया ने मासूमियत से कहा, 2 प्लेट बिरयानी, बारबेक्यू और एक बोतल 7 अप। उसकी डिमांड सुनकर वह झटके से पलटा। व्हाट? वह बोली, क्या व्हाट? सुहागरात नहीं मनानी? ताकत भी तो होनी चाहिए। हाथ घुमाते हुए उसने अपनी नाजुक कमर पकड़ ली। सुबह से मशीन चला रही थी और अभी कपड़ों का ढेर बाकी था। नाश्ते के बाद ही फूफी ने उसे इस एरिया में भेज दिया था और सख्ती से मना किया था कि घर के दूसरे हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहां उसके फूफा के खास मेहमान आने वाले हैं। गुलाबी रंग की शर्ट जो उसने पहन रखी थी पूरी भीग चुकी थी और ढीली ढाली शर्ट में उसका बदन उभर आया था। रजिया नाम की नौकरानी कुछ और कपड़े रखकर बोली, बेगम साहिबा ने हुक्म दिया है, ये भी धो देना। हया पलटी। खुदा का खौफ करें, आप भी और आपकी बेगम साहिबा भी मुझे खरीद कर लाए हैं। कई घंटों से कपड़े धोते धोते मेरी कमर अकड़ गई है। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू भर आए। रजिया कंधे उचकाकर जाने लगी तो हया ने इल्तिजा की, रजिया भी मुझे कुछ खाने को ला दें। उसने कहा, किचन में कुछ नहीं रखा, मैं तो घर जा रही हूँ हया बेटा। इस घर में उसकी और रजिया की हैसियत एक जैसी थी। पार्टी में शामिल करना भी गवारा नहीं किया गया। दीवार से टेक लगाकर वह घुटनों पर माथा रखकर रोती रही। फिर उठकर काम करने की कोशिश की मगर हिम्मत जवाब दे गई। थकी हुई हालत में अंदर गई तो किचन में सचमुच कुछ नहीं था। फ्रिज लॉक था और बाहर से खाने की खुशबू उसे खींच रही थी। सूखे होंठ तर करती वह बाहर निकली। दिल कांप रहा था। शाजमा फूफी के गुस्से से वह वाकिफ थी, मगर पेट की आग ने मजबूर कर दिया। कांपते हुए वह महफिल में पहुंची तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। बेतरतीब बाल, गोरा गुलाबी चेहरा, कांपते होंठ, बामे से भी तेरी। वह किसी भी तरह नौकरानी नहीं लग रही थी। भीगे कपड़ों ने उसके जिस्म की बनावट को और उभार दिया था। वह दुपट्टे से खुद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शाज़मा बेगम और सलीमान फारूकी ने पहलू बदला। सलीमान की तेज निगाहों ने शाज़मा को सब समझा दिया, मगर उससे पहले हया के होंठ हिले। फूफी, मुझे खाना चाहिए, मुझसे और काम नहीं होता। 20 साल की वह लड़की मासूमियत से रोने को थी। सबकी तवज्जो उसी पर थी, खासकर उस शख्स की जो इस महफिल का खास मेहमान था। वह पहले ऊब चुका था मगर एक नज़र में उसकी दिलचस्पी जाग उठी। उसने शाहजमा के चेहरे का उतरता रंग देख लिया और समझ गया कि मामला नाजुक है। शाहजमा जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे ले गई, मगर हया बार बार खाने की तरफ देख रही थी। वह दूर खड़ा सब देख रहा था, उसकी भीगी लटें, झुकी निगाहें, कांपती आवाज। शाहजमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही आग लगी थी भूख की जो मेहमानों के सामने आ गई। मैंने तुम्हें कितना रोका था। शाहजमा बेगम का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था और वह उनके गुस्से से खौफ खाकर बस आंसू बहाए जा रही थी। फूफी, मुझे खाने के लिए बस रोटी दे दें, मेरा दम घुट रहा है भूख की वजह से। आप जानती हैं मैं भूखे पेट काम नहीं कर सकती। उसने लंबी सफाई दी तो शाजमा बेगम ने सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया। अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो तुम मर नहीं जाती। वह तो घमंड में अपनी मिसाल आप थी। हालांकि हर रिश्ते से वह उसकी सगी फूफी थी, कोई सौतेला रिश्ता नहीं था। वह उसके भाई का खून थी, वह मासूम लड़की। लेकिन शाजमा बेगम की नज़रों में उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। वह उसे जिस मकसद के लिए अपने पास लाई थी, बस वही मकसद पूरा करवाना चाहती थी। और आज सबके सामने आकर उसने जो बड़ी गलती की थी, उसका अंजाम तो उसे हर हाल में भुगतना था। सुबह से ही खास तैयारी के साथ शाजल और हादिया को पार्टी में अनाउंस किया गया था। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां हमेशा लाइमलाइट में रहें।
सलीमान फारूकी ने खास तौर पर मीर यज़दान को शाजल से इंट्रोड्यूस करवाया था और इस लड़की ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। उसे कमरे में बंद करके वह दोबारा पार्टी में आ गई। शाजल ने सख्त नज़रों से उन्हें देखा। अपने अंदर की बेचैनी को वह नज़रों से जाहिर कर रही थी, क्योंकि वह महसूस कर रही थी कि हया के पल भर आने और जाने के बाद मीर यज़दान उकता चुका है। और फिर अगले ही पल वह सलीमान फारूकी से इजाज़त लेकर वापस चला गया। 1 घंटा हो चुका था उसे पार्टी से लौटे और अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वह सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। उसके दिमाग में उठती हलचल में साफ नाम हया शिराज का था। वो उसके नाम से वाकिफ हो चुका था। जब शाज़मा बेगम ने उसे हया कहकर पुकारा था, उस लम्हे वह उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वह हया में लिपटी लड़की उसे अपने नाम का बेहतरीन मतलब लगी। बेचैनी हर तरफ बढ़ रही थी। वह उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी, लेकिन वह ऐसी लड़की थी जो एक पल में उसकी नज़रों में आई और फिर उसके होश पर सवार हो गई। उसे लगा था मीर यजदान की पसंद इतनी मामूली नहीं हो सकती। वह उसे ले आएगा, अपने पास रखेगा और जब जी भर जाएगा तो उसे वापस छोड़ आएगा। जो भी होगा, लेकिन इस वक्त उसे हर हाल में वह लड़की चाहिए थी। ड्राइंग रूम में उस समय गहरा सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था कि दोपहर की पार्टी में जिसे इतनी मिन्नतों के बाद बुलाया गया, शाम ढलने से पहले वही बिना बुलाए उनके दरवाजे पर मौजूद होगा। वह कभी किसी से मिन्नत करना नहीं जानता था, लेकिन इस वक्त टांग पर टांग चढ़ाए बेचैन बैठा सलीमान फारूकी के चेहरे को देख रहा था, जो खुद भी उसके आने की वजह नहीं समझ पा रहा था। डार्क ब्लू कलर के 3 पीस में मलबूस वह शख्स उकताने लगा था कि बात की शुरुआत कैसे करे। फारूकी साहब, मैं यहाँ आपसे कुछ लेने आया हूँ। उसकी आवाज़ ने ड्राइंग रूम के सन्नाटे को चीर दिया। सलीमान फारूकी, जो पहले ही उसकी तरफ मुतवज्जह था और गौर से देखने लगा, आप हुक्म करें मीर साहब। वही खुशामदी लहजा जो वह बड़े लोगों से बात करते हुए अपनाता था। हया हया शिराज। उसके कहते ही सलीमान फारूकी के चेहरे का रंग बदल गया। वह यह नहीं पूछ सकता था कि उसे हया शिराज के बारे में कैसे पता चला। सामने बैठा शख्स मीर यजदान था, जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। और अब हया को देखे हुए उसे 3-4 घंटे हो चुके थे। कैसे मुमकिन था कि वह इन घंटों में चुप बैठा रहता? अगर कोई उसकी नज़र में आ जाए तो उससे वाकिफ हुए बिना उसे सुकून नहीं आता। मैं समझा नहीं मीर साहब। काफ़ी देर की खामोशी के बाद सलीमान फारूकी ने बात घुमाई। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? आप ऐसा करें कि उसकी फूफी को बुलाएं। मैं उन्हीं से बात तय कर लूंगा। और सलीमान फारूकी हैरान बैठा रह गया। आज की पार्टी में वह बार बार अपनी बेटियों को मीर यजदान से मिलवा रहा था, ताकि उसकी नज़र उन पर पड़े और उनके नसीब जाग जाएं। लेकिन अगर उसकी नज़र ठहरी भी, तो उस मामूली सी लड़की पर जो उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतनी आसानी से मैं अपनी भतीजी का रिश्ता आपके हाथ में दे दूंगी? यह सब इतना आसान नहीं होता। जलन, हसद और गुस्से से शाज़मा बेगम का चेहरा लाल हो रहा था। भला वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि अपनी बेटियों के मुकाबले में वह उस लड़की का नाम ले, जिसे वह यहाँ नौकरानी बनाकर लाई है, जिसे वह अपनी बेटियों के साथ चलता हुआ भी सहन नहीं कर सकती। अब वह उनकी बेटियों से बेहतर नसीब लेकर ऐसे शख्स की हमसफर बन जाएगी जो किसी का भी चुनाव हो सकता था, लेकिन उसका चुनाव हया थी। ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा। मैं उससे निकाह करके ले जाऊंगा ताकि आपका भरम भी कायम रहे। वैसे तो मैं जानता हूँ कि इस घर में उसकी क्या हैसियत है, लेकिन फिर भी आप जैसे मुनाफिक रिश्तों का भरम रखना जरूरी होता है। 10 लाख। वह सुलगती नजरों से दोनों के चेहरों को देख रहा था, जो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अजीब सी कैफियत में थे। 15 लाख। शाज़मा बेगम के लालच में चमक आ गई। इतनी रकम सुनकर वह कैसे खामोश रह सकती थी? होंठों के कोने को खींचते हुए वह मुस्कुराया और सुकून से सोफे की टेक से टिक गया। क्या उसे हमेशा अपनी बीवी बनाकर रखोगे या फिर कुछ दिनों के लिए? उन्होंने मीर यजदान के चेहरे को देखकर पूछा। वैसे तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी, वह हमेशा के लिए ले जाता या कुछ दिनों के लिए। उन्हें सिर्फ रकम से मतलब था।
मीर यज़दान के हाथ चेक पर घूम रहे थे। चेक काट कर उसने मेज़ पर रख दिया। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं उसे सारी ज़िंदगी के लिए पास रखूं या कुछ दिनों के लिए। आपके लिए इतना काफ़ी है कि मैं आपका भरम रखकर उसे यहाँ से बीवी बनाकर ले जा रहा हूँ। ठंडे लहजे में कहकर वह उठ खड़ा हुआ। उधर वह कमरे में पड़ी रही। भूख और थकान दोनों ही उस पर हावी थीं और दोनों से छुटकारा पाना नामुमकिन था। बिस्तर पर पांव समेटे वह सोने के लिए लेट गई। शायद नींद आ जाए तो पेट में दौड़ते चूहों से राहत मिले। कुछ ही देर में थकान से उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में चली गई। दरवाजे का लॉक खोलकर शाज़मा बेगम अंदर आईं। एक नज़र सोती हुई हया के चेहरे पर डाली और उसके कंधे को झिंझोड़ा। वह बड़बड़ाकर उठ बैठी। फूफी मेरे लिए खाना लाई हैं। शाज़मा ने बेरुखी से नज़रें फेर लीं। कभी खाने के अलावा भी कुछ सोच लिया करो हया। वह उसके पास बैठ गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि काम के बिना वह उसके पास आई हों या यूं करीब बैठी हों। हया ने बड़ी आंखों से उन्हें देखा। फूफी कुछ खाने को दे दे। आप जानती हैं मैं सुबह से भूखी हूँ। ठीक है, अभी किचन में जाकर कुछ खा लेना, लेकिन उससे पहले जो मैं कहने आई हूँ वह सुनो। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की या मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा किया तो जानती हो ना। उनकी चेतावनी भरी नजरों से वह हमेशा डर जाती थी। उसने जल्दी से सिर हिलाकर हामी भरी और नजरें झुका ली। हया, मीर यजदान से तुम्हारा निकाह है अभी, और फिर तुम उसके साथ उसके घर चली जाओगी। मासूम लड़की पर जैसे हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। बड़ी मासूम आंखों में हैरानी भरकर उसने देखा, लेकिन फूफी निकाह। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। एक जहन्नुम से निकलकर किस जहन्नुम के में धकेली जाएगी वह नहीं जानती थी, और सामने बैठी फूफी से उसे किसी भलाई की उम्मीद भी नहीं थी। मीर यजदान तुम्हारी औकात से बढ़कर है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें अपनी पसंद बना लिया। उसका दिल कांप उठा। वह सिहर कर दूर हो गई। मुझे बाबा के पास भेज दे। मैं दादू के पास चली जाऊंगी। बाबा और दादू के बिना कैसे। शाज़मा चमकती नजरों से उसे देख रही थी। वह उसके लिए सोने की चिड़िया थी जो अब पिंजरे से फड़फड़ाने की बात कर रही थी। आगे बढ़कर उसने सख्ती से उसका कंधा पकड़ लिया। ज्यादा एक्टिंग की जरूरत नहीं है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें चुना है। तैयार हो जाओ। कुछ ही देर में तुम्हारा निकाह है मीर यजदान से। हुक्म देकर वह बाहर चली गई और वह बिस्तर पर बैठी रह गई। किस दहलीज पर किस्मत उसे ले जाएगी वह नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि माँ के गुजर जाने के बाद उसने सिर्फ महरूमियाँ माँ देखी थी। पिता ने कुछ साल बाद नया हमसफर चुन लिया, और वह हमसफर उनकी जिंदगी में खुशगवार बदलाव साबित हुआ। फिर वह अपनी पत्नी के साथ विदेश जा बसे और उसे दादी के सुपुर्द कर दिया। दादी को उसकी माँ से क्या बैर था पता नहीं। वहां भी उसे वह मुकाम नहीं मिला जो माँ बाप के साथ मिलता है, लेकिन 2 वक्त का खाना मिल जाता था। चाहे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली थी, मगर गुजारा हो रहा था। फिर शाज़मा बेगम की खराब तबीयत उन्हें हवेली ले आई। वहां आकर उन्हें एहसास हुआ कि हवेली में हर वक्त नौकरानी मौजूद है। तो उन्होंने अपनी माँ से इजाज़त ले ली कि हया को अपने साथ अपने घर ले जाएंगी। वहां उनकी बेटियों के साथ हया का दिल भी लगा रहेगा, और नसीमा बेगम के सिर से भी जिम्मेदारी उतर जाएगी। वह भी हंसी खुशी अपनी फूफीजाद बहनों की मोहब्बत की खातिर फूफी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन वहां आकर उसे मालूम हुआ कि शाज़मा फूफी को सिर्फ अपनी बेटियों और अपने घर के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत थी, और वह नौकरानी उन्हें हया की शक्ल में मिल गई। यह सब उसके बाप की गैर जिम्मेदारी की वजह से था। अगर वह वक्त पर उसकी निगरानी करता, उसके बारे में छानबीन करता और उसकी जिम्मेदारी उठा लेता, तो शायद कोई भी उस पर अपनी मर्जी न थोपता। लेकिन फिर भी उसने मुकद्दर का लिखा सब कुछ कबूल कर लिया था, और अब यह शख्स जो आंधी तूफान की तरह उसकी जिंदगी में दाखिल हो रहा था, शोख मिजाज की वह लापरवाह सी लड़की जिसने आज तक इतने मसलों के बावजूद सिर्फ मुस्कुराना सीखा था, नहीं जानती थी कि यह बदलाव उसकी जिंदगी में कैसा साबित होगा। लेकिन जब शाज़मा बेगम ने उसे बेबस करते हुए अपनी चादर उसके सिर पर ओढ़ा दी, तब उसे खामोशी अख्तियार करनी पड़ी।
उसे समझ आ गया था कि सब कुछ मुकद्दर के हाथ में है और वह उससे आगे नहीं निकल सकती चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। निकाह की बारीकियों से वह अच्छी तरह वाकिफ थी। उस वक्त उसे बाबा की जरूरत थी, वह किसी शख्स के सुपुर्द की जा रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था और पास बैठा शख्स उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। वह अपनी चमकदार आंखों से हया के चेहरे को देखता रहा जब तक कि शाहजमां बेगम ने चादर का घूंघट उसके चेहरे पर नहीं गिरा दिया। निकाह इतनी सादगी से हुआ कि शाज़मा बेगम के अपने घर वाले, यहाँ तक कि उनकी बेटियों ने भी शामिल होना गवारा नहीं किया। बस एक डील, एक सौदा और उसकी ज़िंदगी मीर यज़दान के हवाले। निकाहनामा पर दस्तखत करते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। उसे एहसास हो गया कि वह सब कुछ उस शख्स के हवाले कर चुकी है, लेकिन उससे पहले खुद को परवरदिगार के सुपुर्द कर चुकी थी। अगर उसने उसकी ज़िंदगी में यह मोड़ लाया है तो ज़रूर इसमें कोई मसलहत होगी। जल्दी तुम्हारी खूबसूरती से दिल भर जाएगा इस अमीर शहजादे का, क्योंकि कुत्ते को खीर हजम नहीं होती और तुम्हें मीर यज़दान हजम नहीं होगा। हादिया सीने पर बाजू बांधे उसे जलती नज़रों से देख रही थी। उसने चुपचाप नज़रें झुका लीं और फिर चोरी से दूर खड़े उस शख्स की पीठ को देखा जो कुछ कदम की दूरी पर खड़ा था। न जाने क्यों दिल बेवजह उदास हो रहा था। हादिया की बातों से जलन टपक रही थी। हालांकि वह अब इस घर में सिर्फ कुछ देर की मेहमान थी, उसके बाद हमेशा के लिए चली जाती। इसीलिए आई थी तुम पार्टी में, ताकि इससे पहले कि वह जुमला पूरा करती, वह शख्स जो बेशक सलीमान फारूकी से बात करता नजर आ रहा था मगर पूरी तरह उनकी बातों पर ध्यान दे रहा था, पलट गया और बोला, जी बिल्कुल इसीलिए आई थी ताकि मीर यज़दान की नज़रें तुम्हें चुन ले। हालांकि मेरे इर्द गिर्द चमकते चेहरे मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन उनमें वह खास चमक नहीं थी जो इस चेहरे में थी। और क्या जानना चाहती हैं आप हमारी मिसेज से? वह बेख्तियार सिर उठाकर उस अजनबी को देखती रह गई। वह खूबसूरत शख्स जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, जिसे कभी देखा नहीं था, मुकद्दर ने यूं उसकी झोली में डाल दिया। वह किस इरादे से और किस तरह उसे ले जा रहा था, वह अभी तक नहीं जानती थी। लेकिन तुर्क शहजादों जैसी शान रखने वाला वह शख्स उसे पहली नज़र में अच्छा लगा था। 29 साल का एडवोकेट मीर यज़दान, मीरों की हवेली का वह इकलौता शहजादा था जिसे बगावत की इजाज़त थी। वह शख्स जो जब बोलता तो सामने वाले पर अपनी धाक बिठा देता। पूरे लाउंज में गहरा सन्नाटा छा गया। आज के बाद यह हया शिराज नहीं बल्कि हया यजदान है, और इससे किसी भी तरह के तेज लहजे में बात करने के लिए मीर यजदान से निपटना पड़ेगा। उसने यह कहते हुए हया का दिल धड़का दिया था। हादिया पैर पटकती हुई वहां से चली गई। सलीमान फारूकी भी उकताए खड़े थे और शाजमा बेगम तो अब इसी इंतजार में थीं कि वह यजदान के साथ चली जाए। यजदान ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर अपनी फूफी को देखा। रिश्तों के लिए उसका दिल अब भी मचल रहा था, लेकिन वहां कोई गुंजाइश नहीं थी। वे लोग उसे बोझ की तरह उतार रहे थे। जो चाहा था पा चुके थे। अब उससे मुंह मोड़ने के सिवा उन्हें क्या चाहिए था? उसका हाथ थामे वह उसे बाहर ले आया, गाड़ी में बिठाकर खुद दूसरी तरफ बैठ गया। मुझे अपने कपड़े और सामान तो लेने दे, उसने पहली बार उसके चेहरे को देखकर धीमे से कहा। इसकी जरूरत नहीं है, हवेली में सब कुछ मौजूद है, जो चाहिए होगा मुझे बता देना। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। पूरे रास्ते वह उसकी शख्सियत के रौब में खामोश रही। कभी बाहर देखती, कभी यजदान के चेहरे को, और वह उसकी हर हरकत नोट करता हुआ भी अनजान बना सड़क देखता रहा। न उसने बात की न उसने। गाड़ी मीर पैलेस के सामने रुकी, शानदार बंगला जिसकी शान बाहर से ही झलक रही थी। वह उसे लेकर अंदर बढ़ा और वह हैरत से उस महलनुमा घर को देखती रह गई जो उनकी हवेली से भी बड़ा था। यहाँ का अंदाज ही अलग था, जैसे किसी शाही महल में कदम रख दिया हो। ऊंची दीवारें और खामोश खड़े स्तंभ अपने मालिक की तरह गुरूर दिखा रहे थे। उसने साथ चलते यजदान को देखा। क्या यह घर आपका है? हम, उसने संक्षेप में जवाब दिया। सारा घर आपका है और आप इसमें अकेले रहते हैं? उसने फिर पूछा। हाँ बिल्कुल, और अब से तुम्हारा भी है।
वह मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सामने शानदार लाउंज था। वह सब कुछ भूलकर घर को देखती रही। यजदान ने पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? उसने बड़ी आंखों से उसे देखते हुए सिर हिलाया। एक बारबेक्यू, एक प्लेट बिरयानी और 7 अप। वह ऐसे ऑर्डर दे रही थी जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठी हो और सामने वेटर खड़ा हो। उसने पहली बार हैरानी से उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पूरी संजीदगी थी। वह पास आकर बोला, सच में तुम्हें यही सब चाहिए? उसने फिर कहा, जी बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। पेट पर हाथ फेरते हुए वह उसे देखती रही और उस पल वह उसे इतनी मासूम लगी कि वह कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर किचन में चला गया। खाने का इंतजाम कराकर लौटा तो थोड़ी देर में एक उम्रदराज नौकरानी ने खाना सजा दिया। क्या आप भी मेरे साथ खाना खा रहे हैं? उसने बेझिझक पूछा। उसने सिर हिलाया। क्यों? मुझे खाने की इजाजत नहीं है। वह हल्की बातचीत करने लगा। एक पल को दोनों भूल गए कि अभी अभी उनका निकाह हुआ है और वह उसे किस मकसद से यहाँ लाया है। वह उसे अपनी जिंदगी में बांधकर लाया था, लेकिन उसकी बातों ने उसके अंदर अजीब सा एहसास जगा दिया। पहली बार कोई रिश्ता उसे अपना सा लगा, ऐसा जो पल भर में बनकर भी मजबूत लगे। उसे ज्यादा भूख नहीं थी, फिर भी वह उसके साथ बैठा उसे देखता रहा। वह बड़े चाव से बिरयानी खा रही थी, जल्दी जल्दी जैसे कहीं जाना हो। आराम से खाओ, हमें कहीं नहीं जाना, उसने नरमी से कहा। वह कंधे उचकाकर फिर खाने लगी। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, उसे सिर्फ खाने से मतलब था। और पहली बार उसे इतना अच्छा खाना मिला था। पेट भरकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सुबह मुझे ऐसा ही अच्छा नाश्ता भी करवाएंगे मीर साहब? शाज़मा बेगम की देखा देखी वह भी उसे मीर साहब कहकर ही मुखातिब कर रही थी। तुम मुझे सिर्फ मीर कह सकती हो। नैपकिन से अपने हाथ साफ करते हुए उसने नौकरानी को इशारा किया। तुरंत ही नौकरानी ने मेज समेटनी शुरू कर दी थी। तब तक वह उठकर वहां से जाने लगा जब हया ने उसके पीछे आते हुए उसका चेहरा देखा था। मुझे अपना कमरा बता दें ताकि मैं वहां जाकर सो जाऊं, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। उसने नौकरानी के साथ उसे उसके कमरे में भेज दिया था। अजीब सी सोच ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। जिस लड़की पर वह इतनी रकम खर्च करके आया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी और वह उसे करीब से देखना चाहता था, उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। उसके साथ निकाह भी सिर्फ इसलिए किया ताकि शाज़मा और सुलेमान फारूकी को कोई एतराज न हो और उनके इनकार की कोई वजह न बने, वरना शायद वह बस उसे अपने पास ले आता और फिर उसके साथ कुछ वक्त गुजारकर उसे छोड़ देता। लेकिन इस लड़की की बात और थी। उसके घर में आने से ही कुछ देर में कैसी चहल पहल हो गई थी। सवाल जवाब, उसका साथ बैठकर खाना और फिर मीर को बेझिझक मुखातिब कर लेना। काफी देर सिगरेट पीते हुए वह उसी के बारे में सोचता रहा और फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। उसके बेड पर पांव फैलाए वह गहरी नींद में जा चुकी थी। इस बार वह अलग नजर आ रही थी। बिखरे हुए बाल, आम सा शर्ट ट्राउजर और चेहरे पर फैला सुकून और चमक। शायद उसने पूरे दिन के बाद खाना खाया था, इसलिए उसके चेहरे पर वह सुकून था। दरवाजा बंद करते हुए वह उसके करीब आ गया। उसके चेहरे को देखते हुए न जाने कौन कौन सी उमंगें और एहसास उसके बदन में अंगड़ाई ले रहे थे। शर्ट के बटन खोलकर वह उसके करीब बैठ गया। सोने से पहले वह हमेशा शर्ट उतार दिया करता था। एक कोहनी बेड पर टिकाए वह हल्का सा झुककर उसके चेहरे को देख रहा था। लंबी घनी पलकें उसकी खूबसूरत आंखों पर साया किए थीं, पंखुड़ियों जैसे खूबसूरत होंठ जो आधे खुले थे, तेज चलती सांसें और लंबे खूबसूरत बाल जिन्होंने पूरे तकिए पर अपनी हुकूमत जमा रखी थी। हाथ बढ़ाकर उसने नरमी से उसकी लटों को सुलझाना शुरू कर दिया। उस लड़की पर पहली नजर डालकर उसे अजीब सा एहसास हुआ था। क्यों वह उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी? क्यों उसने इतनी जिद लगाकर और इतनी कीमत अदा करके भी उसे हासिल कर लिया? यह तो वह नहीं जानता था, लेकिन उसे अंदाजा हो रहा था कि सामने पड़ी यह लड़की इतनी हसीन और मासूम है कि वह कभी भी एक बार में उससे दिल नहीं भर सकता।
उसे देखने के लिए उसे एक उम्र चाहिए होगी, उसे सराहने के लिए एक अरसा चाहिए होगा और हसीन रातों का एक अंबार जब वह उसे अपने बाजुओं में लेकर अपनी शिद्दतों से मुतारिफ करवाए। मीर यज़दान मीर ख़ानदान का इकलौता वारिस। माँ बाप बचपन में गुजर गए, विदेश में परवरिश हुई, चाचा और आगा जान की निगरानी में, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वह पाकिस्तान में मुकीम था। न सिर्फ यहाँ रह रहा था बल्कि यहाँ अपने फैमिली बिजनेस की भी देखभाल कर रहा था। थोड़े ही अरसे में उसने अपना नाम और मुकाम बना लिया, चाहे उसके नाम के साथ मीर लगता या नहीं, लेकिन यजदान वह नाम था जो अपनी पहचान रखता था। आगाजान खराब तबीयत की वजह से कुछ अरसे के लिए उसके चाचा के पास ही विदेश में थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा कदम उठाया था जिसके बारे में उसने आगाजान को भी आगाह नहीं किया था, वरना वह सांस लेने से पहले भी उनकी इजाजत लेता था। जाने कब उसे देखते देखते वह नींद की आगोश में जा सोया, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। हाँ, मगर यह नींद अलग थी, बहुत अलग और अनोखी। जाने कौन सा वक़्त था जब किसी ने बेहद करीब आकर उसके कंधे को हिलाते हुए उसे पुकारा, मीर जी। की हल्की सी सरगोशी उसके कानों से टकराई। एक बार, दूसरी बार उसे लगा वह कोई ख्वाब देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे पकड़ सख्त होती गई और यह कोई ख्वाब नहीं था। उसने फट से अपनी आंखें खोल दी। वह हसीन चेहरे वाली लड़की अपने खुले बालों के साथ उस पर झुकी हुई थी। आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी कि मीर यज़दान को डिस्टर्ब करे, और आज वह सी नन्ही सी लड़की न सिर्फ उसे बुरी तरह नींद से जगा चुकी थी, बल्कि अब उस पर झुककर उसे मुखातिब भी कर रही थी। न जाने उसे क्या सूझी कि उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। इस अचानक पड़े हादसे से वह सांस रोककर उसे फटी फटी निगाहों से देखती रह गई। मीर की नजरें उसके गुलाबी होंठों पर जमी थीं। तुम जानती हो मुझे इस तरह जगाने की क्या सजा हो सकती है? उसके संजीदा लहजे पर वह अंदर तक कांप गई थी। अपनी मुट्ठियां भींचे वह सिमटकर उसके शर्टलेस सीने पर पड़ी थी और उस वक़्त मीर यज़दान के सारे एहसासों को जगा रही थी। वो मीर जी, कहते हुए उसने बेख्तियार अपने होंठों पर जुबान फेरी। उसका हलक सूख गया था। उस शख्स की इतनी कुर्बत ही उसके लिए जानलेवा थी, और यही खौफ सामने वाले को और दिलचस्पी दे रहा था। उसे घुमाकर अपने करीब लिटाते हुए वह हल्का सा उसकी तरफ झुका। तुम वाकई इतनी डरपोक हो या डरने का नाटक करती हो? उसकी आंखों में देखते हुए वह धीरे धीरे उसके होंठों पर जुबान फेर रहा था। दिल चाहता था कि वह उसके खूबसूरत होंठों को अपनी गिरफ्त में ले ले, तभी उसने फौरन इनकार में सिर हिलाते हुए अपनी आंखें झपकाईं, और उस लम्हे वह उसे इतनी मासूम और हसीन लगी कि मीर यज़दान ने झुककर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। मैं आपसे डरती हूँ, नाटक नहीं करती। आपकी बीवी हूं ना। जैसे वह उसे याद दिला रही थी कि वह उसकी बीवी है और बीवियां अपने शौहरों से डरती हैं। और पहली बार वह उसके सामने खुलकर हंसा था, इस तरह कि वह देर तक मीर यज़दान की हंसी में खोई रही। अच्छा, मैंने तो सुना था कि ज्यादातर शौहर अपनी बीवियों से डरते हैं। उसके सुर्ख रुखसारों पर उंगली फेरते हुए वह उसे तजब्जुब का निशाना बना रहा था। तुम्हारी अदाएं जितनी हसीन हैं, हो सकता है करीब ही मीर भी तुमसे डरने लगे। अपने होंठों को दांतों में दबाकर वह शरारत से आंखें घुमाते हुए बोला। जिंदगी में पहली बार वह किसी लड़की से इस तरह मुखातिब था, वरना आज तक हर लड़की ने उसे संजीदा और बाखार रूप में ही देखा था। जैसे मीर यज़दान की सारी बात हया के सर से गुजर गई हो। वह तो सिर्फ इस बात में उलझी हुई थी कि वह साइड पर हटे और वह जल्द से जल्द यहाँ से फरार हो सके। उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि मीर उसके दिल की धड़कन अपने कानों से सुन सकता था। कितने साल की हो तुम? उसकी आंखों में देखते हुए उसने आहिस्तगी से पूछा, और उसने तुरंत जवाब दिया, 20 साल की हो जाऊंगी 2 महीने में। लेकिन दिखने में तो तुम बिल्कुल छोटी लगती हो, इसकी क्या वजह है? वह अब धीरे धीरे उसकी कमर में हाथ डाल रहा था। वह पूरी तरह उसकी कैद में थी। छोड़िए मुझे मीर, प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही। वह सांस लेने की कोशिश में हलकान हो रही थी। उसका चेहरा बेहद लाल था, जैसे शफकर के सारे रंग उस पर उंडेल दिए गए हों।
मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरी दस्तरस में हो तो तुम्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़े। तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों से जोड़कर मैं उन्हें इतना मुच्छर्र कर दूंगा कि हम दोनों की बिखरी सांसें ही हमारे जीने की वजह बन जाएंगी। वह आहिस्तगी से झुकते हुए उसके गले पर अपने होंठ टिकाकर कह रहा था, और वह इतनी जोर से कांपी कि मीर ने सिर उठाकर उसे देखा। रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं रहा। मीर, मैं आपसे कपड़े मांगने आई थी। मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए ताकि मैं चेंज कर लूं, कल से यही कपड़े पहने हुए हैं। इस बार उसने रूंधे हुए लहजे में कहा, जैसे सफाई दे रही हो कि उसके करीब आने का मकसद कुछ और नहीं था। वह तुरंत पीछे हट गया। ओह, यह तो मैं भूल ही गया कि अब बीवी ले आया हूं तो उसकी ज़रूरतों का सामान भी होना चाहिए। ऐसा करो, यहाँ से मेरी शर्ट ट्राउज़र में से कुछ देख लो। मैं थोड़ी देर में जाकर तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान ले आऊँगा। उसके रास्ता देने पर वह तुरंत बेड से उतरकर उसकी वार्डरोब में घुस गई। कुछ देर टटोलने के बाद उसने काले रंग की शर्ट और ट्राउज़र निकाल लिया। एक बार वह जाग चुका था और अब उसके लिए नींद आना मुश्किल था, और इस लड़की की मौजूदगी में तो शायद नामुमकिन। उठकर वह भी फ्रेश होने का इरादा रखने लगा और फिर हया के साथ मिलकर अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेता। आज दोपहर उसकी मीटिंग भी थी और वापसी पर वह हया के लिए बहुत सारी शॉपिंग करना चाहता था। अगर उसके अपने कपड़े होते तो शायद वह उससे साथ ले जाता, लेकिन अब जब वह उसके कपड़ों में थी तो साथ ले जाना मुनासिब नहीं होगा। कुछ देर बाद वह बाहर निकली। उसका नाजुक सा वजूद मीर के कपड़ों में यूं छिपा हुआ था जैसे उस पर गिलाफ चढ़ा दिया गया हो। अपने सुर्ख चेहरे के साथ उसने जैसे बमुश्किल अपनी खनकती हंसी दबा रखी थी। मीर ने पलटकर हैरानी से उसे देखा और उस लम्हे वह इतनी जोर से हंसी कि मीर उसे देखता रह गया, जैसे कौसे कज़ा के सारे रंग बिखरकर फिजा में फैल गए हों। कितने बड़े बड़े कपड़े हैं आपके मीर, इन कपड़ों में तो आप भी आ सकते हैं, वह हंसते हुए बोली। वह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आ गया तो हया ने जुबान दांतों में दबा ली। उसे एहसास हुआ कि वह क्या कह गई है। एक बार फिर उस शख्स का रोमांटिक मूड ऑना हो गया था और वह तुरंत पीछे हटी। क्या ख्याल है फिर तुम्हारा, इसी शर्ट में मैं भी आ जाऊं? और वह फौरन इनकार में सिर हिलाते हुए दूर होने लगी। रिलैक्स, नहीं आ रहा, मैं अपने लिए नए निकाल रहा हूँ। वह मुस्कुराते हुए अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया, जबकि वह अपने बाल सुलझाकर बाहर निकल आई थी। नौकरानी किचन में नाश्ता बना रही थी, जिसकी खुशबू ने उसकी भूख और बढ़ा दी। वह ऐसी ही शोख और चंचल लड़की थी। अपनों की बेरुखी और ज्यादतियों ने कुछ समय के लिए उसकी हंसी और शरारत को कायद कर लिया था, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों में अपने लिए बड़ी बड़ी खुशियां तलाश करना आता था, और फिर उन खुशियों को ढूंढकर वह हर लम्हा जी सकती थी। नाश्ता करते हुए भी वह मीर के साथ हल्की फुल्की बातें करती रही। उसने जरा भी इस बात को दिल पर नहीं लिया था कि किस अंदाज में उनका निकाह हुआ। एक ही रात में उसे अंदाजा हो चुका था कि मीर कितना नरम दिल है। दूसरों के लिए वह जैसा भी था, लेकिन इस लड़की के लिए वह बहुत ज्यादा नर्म हो चुका था, और वह भी उसकी नरमी से पिघलती हुई अपने बारे में बताते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या तुम हमेशा से ही सुलेमान फारूकी के घर रहती हो? उसके पूछने पर वह अचानक उदास हो गई। नहीं, जब मैं बाबा के साथ रहती थी तब हम सब ठीक थे, लेकिन उसके बाद दादी ने मुझे फूफी के हवाले कर दिया और फूफी यहाँ ले आई। वह हल्का सा मुस्कराया। उसे उसके चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए बड़ी नरमी से उसके फूले हुए गाल खींच लिए। वह शर्माते हुए सिर झुका गई। मेरे पास आकर मेरे सामने उदास होने की जरूरत नहीं है। यह अब तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। भूल जाओ सारे लोगों को और सारी बातों को। चलो मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, जिसमें सिर्फ तुम हो और तुम्हारा मीर। आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे मीर जी? उसने अब मीर साहब छोड़कर मीर जी कहना शुरू कर दिया था, और वह नहीं जानता था कि वह यह जी कब तक लगाए रखेगी। नहीं, मेरे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। मेरे आगा जान जब इतनी प्यारी सी बहू को देखेंगे तो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खुश होंगे। वह दिन उसका मीर यजदान के बंगले में पहला दिन था। नाश्ता करके वह चला गया और वह घूम घूम कर उस बड़े से शानदार घर को देखती रही।
उसके सारे कमरे और वहां रखी चीजें सामने वाले के उम्दा झोंक को बयान कर रही थीं। फूफी के घर में भी उसका दिल लगा रहता था, लेकिन वहां उसके साथ जैसा सलूक किया जाता था, यहाँ आकर वह खुद को किसी मल्लिका या शहजादी से कम नहीं समझ रही थी। नौकरानी हर वक्त उसके हुक्म के लिए तैयार रहती। शाम के करीब वह घर लौटा। उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स का ढेर था जिसे वह कमरे में रख गया। इसमें तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ है। इसे सेट कर लो और अगर कोई चीज़ कम हो तो मुझे बता देना। इस बार हम दोनों साथ मिलकर ले आएंगे। कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल कर पहन लो। नरमी से उसके चेहरे को थपथपा कर वह फ्रेश होने चला गया। हैरान होती हुई वह एक एक बैग खोलकर अपनी चीज़ें देखने लगी। एक से बढ़कर एक ड्रेस, खूबसूरत सी सी ग्रीन रंग की साड़ी जो इतनी जगमगा रही थी कि वह देर तक उसे देखती रह गई। ज्वेलरी, जूते और एक बैग में उसकी ज़रूरत की बाकी चीज़ें थीं, जिन्हें निकालते हुए उसने बेइख्तियार अपने होंठ दांतों में दबा लिए। सुर्ख चेहरे के साथ उसने पलटकर देखा। मीर वहां मौजूद नहीं था, वरना शायद वह यहीं बेहोश हो जाती। जल्दी से उस बैग को संभालकर उसने मीर की नज़रों से छिपा दिया। कितने बदतमीज हैं ये, इन्हें कैसे पता चला? कंधे उचकाते हुए सोचती हुई वह उसके आने से पहले ही कमरे से निकल गई थी। इस वक्त वह उसका सामना नहीं कर सकती थी। उस शख्स की नज़रें बहुत तेज थीं। उसके लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसके साथ हर गुजरता दिन दिलचस्प था। हर आने वाला दिन उसे यह यकीन दिला रहा था कि वह ऐसे शख्स की पनाह में है जो उसकी कद्र करना जानता है, जो उससे मोहब्बत की शुरुआत कर चुका है। चाहे वह किसी भी सोच के साथ उसे लेकर आया था, लेकिन निकाह के रिश्ते में इतनी ताकत थी कि अब वह उसके बिना एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता था। बहरहाल उसे यहाँ आए अभी 4 या 5 दिन ही हुए थे, लेकिन इन दिनों ने उन्हें एक दूसरे का इतना आदी बना दिया था कि वह बेधड़क उसके करीब लेटकर दिन भर की सारी बातें सुना देती और वह बस उसके हसीन चेहरे को देखता और सुनता रहता। कभी उसकी छेड़खानियों पर वह लाल हो जाती और कभी वह बेहद करीब आता तो सकपका कर दूर हो जाती। अब उसके करीब रहकर उससे दूर रहना इतना आसान नहीं था। वह भी अब उसे पाना चाहता था, उसे अपने आप से परिचित कराते हुए यह एहसास दिलाना चाहता था कि वह कितनी अहम है। उस रोज भी वह ऑफिस से वापस आया तो उसकी लाई हुई सी ग्रीन साड़ी पहनकर वह आईने के सामने तैयार हो रही थी। हल्के मेकअप के साथ वह इतनी झगमगा रही थी कि वह देर तक उसका चेहरा देखता रह गया। उसके यूं देखने पर वह सकपकाकर हटना चाहती थी, लेकिन तब तक वह उसे थाम कर अपने करीब कर चुका था। यूं तैयार होकर मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो तुम? वह खुमार भरे लहजे में कह रहा था और वह घबराई हुई सी उसे देखती रह गई। नहीं मीर जी, मैं तो नहीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उतरते नशे को देखकर उसने अपना नन्हा सा दिल थाम लिया। अपने होठों को दबाते हुए उसने उस मदहोश निगाहों वाले शहजादे को देखा, जो धीरे धीरे उसे अपने करीब करते हुए उसके वजूद की खुशबू को अपनी सांसों में भर रहा था। उसने कांपता हुआ हाथ मीर के सीने पर रखा था। मीर उसके होठों ने हल्की सी सरगोशी की थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था और मीर हद से ज्यादा मदहोश होता जा रहा था। उसके हुस्न का खुमार ही ऐसा था कि कोई भी काबू में न रह पाता। फिर वह भला खुद को कैसे संभाल पाता? आज नहीं जाने दूंगा मीर की जान। आज तो मुझे अपनी रूह में उतर जाने दो। मैंने इतने दिन इंतजार किया है तुम्हारा, ताकि तुम खुद मेरी बाहों में आओ। जब तुम्हें लगे कि तुम अपने आप को मुझे सौंप सकती हो, तब खुशी खुशी मुझे सब कुछ सौंप देना। लेकिन आज तुम्हारा कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। मोहब्बत भरी सरगोशियां करते हुए वह उसे अपने करीब करता उसके वजूद से शरारतें कर रहा था। कभी उसके हसीन रुखसारों को होठों में दबा लेता, तो कभी उसकी जुल्फों की खुशबू को अपने अंदर उतार लेता। वह हद से ज्यादा मदहोश था। हया की आंखें बंद होती जा रही थीं, उसके लब कांप रहे थे। यह लम्स वह कैसे बर्दाश्त करती? यह मोहब्बत और जुनून, मीर की कहुर्बत उसके लिए जानलेवा थी। और अगर वह उसे इस हाल में देखकर उसकी रूह में उतर जाता तो शायद वह वहीं मर जाती। मीर प्लीज,
वह इल्तिजा कर रही थी और वह उसकी इल्तिजा पर बेबसी से उसकी आंखों में देख रहा था। इससे पहले कि दोनों हद से ज्यादा बेबस हो जाते, कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुखद्दर शायद अभी उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता था। नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक देकर पैगाम दिया कि नीचे हया बीबी के वालिद आए हैं। वह हैरानी से दरवाजे को देखती रह गई। यह पैगाम उसके कानों के लिए ऐसा था जो उसकी रूह में जिंदगी की लहर दौड़ा सकता था। वह कितनी तरस गई थी यह सुनने के लिए कि उसका बाप उसे मिलने आया है। वह बाप जो उसे बरसों पहले भुला चुका था, जो अपनी नई बीवी और अपनी पसंदीदा औलाद की मोहब्बत में इतना डूब गया कि उसे वह लड़की याद ही न रही जिसे वह अपनों के हवाले करके चला गया था, और जो उसके साथ गैरों से भी बदतर सलूक करते थे। मीर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वह नरमी से उसके कंधे को छूकर उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वह उसके साथ है, लेकिन वह कुछ नहीं देख रही थी। खुद को संभाल कर वह बाहर की तरफ भागी। वह बस उसकी पीठ को देखता रह गया। सीढ़ियां उतरकर वह लाउंज में खड़े शख्स को देखती रह गई। कितने अरसे बाद उसने अपने बाप को देखा था। उसकी आंखों से वही शफकत झलक रही थी जिसके लिए वह तरस गई थी। उसके बाप ने अपने बाजू फैला दिए। मीर यजदान पहली सीढ़ी पर खड़ा सब देखता रह गया। पहली बार न जाने क्यों उसके दिल में डर उतरा कि कहीं उसे उससे दूर न कर दिया जाए। वह मोहब्बत भरा एहसास जिससे वह जीने लगा था कहीं उससे छीन न लिया जाए। वह अपने बाप की बाहों में सिमट गई। शीराज साहब ने उसके माथे को चूमकर उसे सीने से लगा लिया। शायद अरसे बाद उन्हें अपनी बेटी की मोहब्बत सताने लगी थी। हाय बाबा, वह रोती जा रही थी और शीराज साहब ने नरमी से उसके आंसू पोंछ दिए। तुम्हारे बाबा आ गए हैं बाबा की जान, बस अपने बाबा को माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरे बाद तुम इस तरह रहोगी। वह शदीद शर्मिंदगी में थे। बाबा, आप नहीं जानते मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। वह रोते हुए कह रही थी और वह उसे शर्मिंदा निगाहों से देख रहे थे। बाबा की जान, बस अपने बाबा को माफ कर दो। वह नरमी से उसे थामे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पलटकर मीर यजदान को देखा। तो तुम हो वह शख्स जो मेरी बेटी की कीमत लगाकर उसे अपने घर ले आया है। यह अल्फाज नहीं थे जैसे कोई तीर मीर यजदान के सीने में उतार दिया गया हो। हया ने तड़प कर अपने बाप को देखा। तुमने मेरी बहन को कीमत अदा की, मेरी बेटी की, और उससे निकाह करके यहाँ ले आए ताकि उसके साथ कुछ दिन गुजार सको। उन सब से तो मैं निपट कर आया हूँ, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा। उसे लगा जैसे उसे बहुत सख्त सजा सुना दी गई हो। वह कुछ नहीं सुन रहा था, बस बेकरारी से हया के चेहरे को देख रहा था। उसका दर्द से भरा चेहरा उसे शर्मिंदगी में धकेल रहा था। चलो, मेरे साथ चलोगी, हम खुला का केस करेंगे। तुम्हें इस शख्स से छुटकारा मिल जाएगा और फिर मैं तुम्हें अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। वह बेकरारी से अपने बाप को देख रही थी। शीराज साहब की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन यजदान की मोहब्बत का क्या, जिससे वह अभी अभी वाकिफ होना शुरू हुई थी। वह शख्स जो उसे मोहब्बत में गिरफ्तार कर चुका था। उसने इनकार में सिर हिला दिया। शीराज साहब ने उसका हाथ नरमी से पकड़ लिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बाबा की जान, मेरे साथ चलो। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है और अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, एहसास था, शफकत थी। वह सब कुछ था जिसके लिए वह तरस चुकी थी, लेकिन शायद यह सब पाने में देर हो चुकी थी। आपने मेरी कीमत दी थी, यजदान। वह पहली बार उसे यजदान कहकर पुकार रही थी और मीर यजदान उसे दुख से देखता रह गया। वह उस लड़की के सामने झूठ नहीं बोल सकता था। कम से कम हया की आंखों में देखकर झूठ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। सीढ़ियां उतरते हुए वह उसके करीब आ गया। मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो हया। पहली बार मीर यजदान की आंखों में बेबसी उतर आई थी। जो शख्स दूसरों को बेबस कर देता था, आज खुद बेबस खड़ा था। प्लीज हया, खुद को हल्कान मत करो मेरी जान। शिराज साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने चुपचाप उनका हाथ हटा दिया। नहीं बाबा, शायद ये सब मेरे मुकद्दर में लिखा है। आज सामने खड़ा शख्स बेबस हो चुका था।
जिसने सोचा था कि उसने पैसों से इस लड़की को खरीद लिया, उसे यह एहसास बहुत पहले हो चुका था कि पैसों से वह उसे पा तो चुका है, लेकिन अपना बनाने के लिए मोहब्बत चाहिए होगी। अगर इन्होंने मेरी कीमत अदा कर दी है, तो फिर मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ बाबा? मैं वह चीज़ हूँ जिसका मालिक बदल चुका है। वह दर्द से रोते हुए फर्श पर बैठती चली गई। मीर यज़दान और शिराज साहब एक साथ उसकी तरफ बढ़े, लेकिन शिराज साहब ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। तुम्हारा बाप सब कुछ वापस कर देगा, मैं वह सारी रकम लौटाने के लिए तैयार हूँ। जो शख्स उसे बरसों पहले छोड़ गया था, आज मोहब्बत के जोश में अपनी दौलत से वह रकम लौटाने को तैयार था, जिसने आज तक अपनी बेटी के खर्च की फिक्र नहीं की थी। उसकी यह मोहब्बत अब उसके लिए काबिले रश्क कैसे हो सकती थी? 2 कदम पीछे हटते हुए वह अपने बाप से दूर हो गई। नहीं बाबा, यज़दान ने मुझे खरीदा है, लेकिन मैं उसकी बीवी हूँ। उसने मुझसे निकाह किया है। वह खरीद फरोख्त आपकी बहन की लालच थी। इस शख्स ने चाहे मेरी कीमत अदा की, लेकिन मुझे एक ऐसी कैद से आज़ादी मिली जहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, जहाँ एक-एक निवाले के लिए तरसना पड़ता था। यह शख्स मुझे वहां से निकालकर अपने बहुत करीब जगह दी, तो फिर मैं कैसे एहसान फरामोश हो सकती हूँ? शिराज साहब तड़पते हुए उसे देखते रह गए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। वह बेबस खड़े थे। आप मेरे बाप थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे अलावा भी आपकी बहुत सी औलादें हैं और उन्हें मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। जाइए बाबा, मैं उन बढ़े हुए हाथों को थामने की कायल नहीं हूँ जो उस वक्त आए जब आसानियां न मेरे चारों तरफ रक्स कर रही हों। मीर बस उसके चेहरे को देखता रह गया। वह शोख, चंचल और मुस्कुराने वाली लड़की जिस शिद्दत से रो रही थी, उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। शिराज साहब उस रोज लौट गए। वह उनके साथ जाने से इनकार कर चुकी थी और उन्हें भी एहसास हो गया था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितनी ज्यादती की। शायद वह सब कुछ वक्त के साथ भूल जाती, शायद मिलने वाली खुशियों में सब धुंधला जाता, लेकिन उसे हर बार एहसास होता कि जिन बेटियों के सिर से बाप हाथ उठा लेते हैं, दुनिया उनके साथ कैसा रवैया अपनाती है। वह बिस्तर पर सिर झुकाए बैठी थी, उसका हसीन चेहरा मुरझाया हुआ था। वह चुपचाप आकर उसके सामने बैठ गया, उसके घुटनों पर हाथ रखे उसके चेहरे को देखता रहा। वह उसके कदमों में जमीन पर बैठा था और हया तड़प कर उठ खड़ी हुई, लेकिन यज़दान ने उसके बाजुओं से थाम कर उसे वापस बिठा दिया। मैं जानता हूं कि सलीमान फारूकी और उसकी बीवी की जिद के आगे मुझे तुम्हारी कीमत नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन मैं जानता था कि वह कभी भी तुम्हें मेरे हवाले नहीं करते। मैंने हया शिराज को हया यज़दान बनाया है, और यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरे लिए जिंदगी का तसव्वुर भी वबाल जान है। वह उसके कदमों में बैठा उससे इल्तिजा कर रहा था, और वह बस उसकी आंखों में देखती जा रही थी। उस हसीन शख्स की भूरी आंखें नम थीं और उनमें मौजूद नमी उसके दिल की सच्चाई बयान कर रही थी। जाना तुम मीर के दिल की धड़कन हो, और धड़कन के बिना दिल मर जाता है। खुदारा मेरे दिल को कभी मरने मत देना। उसके दोनों हाथों पर बारी बारी होंठ रखकर वह उसके घुटनों पर सिर रख गया, और हया की उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में फिरने लगीं। यह शख्स मुकद्दर ने उसके हवाले किया था। सब्र करने वालों के साथ परवरदिगार होता है, और परवरदिगार ने उसे सब्र का बेहतरीन अज्र दिया था। भला वह उसे कैसे छोड़ सकती थी जो उसकी जात पर भरोसा करता है? उसने झुककर यज़दान के माथे को चूम लिया। वह उस नरम लम्स पर हैरानी से उसे देखता रह गया, और फिर नरमी से उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसके चेहरे पर बेतहाशा होंठ रखता हुआ उसकी गर्दन को भी चूम रहा था, और हया उसके लम्स पर सुलगती जा रही थी। मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारा दूर होना मेरे लिए वबाल ए जान है। उसके होठों पर अपने होंठ रखकर वह उसे बेसुध करता जा रहा था, और वह उसके पहलू में बिखरती चली जा रही थी। दूर खड़ी मोहब्बत फख्र से उन दोनों को देख रही थी। परवरदिगार उन पर मेहरबान हुआ था, और उसकी मेहरबानियों पर शुक्रगुजार होना उनका हक था।
अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।